हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ना? चलो फिर आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर था, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल सरफेस, कर्व सरफेस, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, उसमें हमने मिरर फार्मूला, इमेज की प्रॉपर्टीज, किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं तो कैसा इमेज फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा और वो आज का लेक्चर देख रहे हैं, वो कृपया जाके पुराने लेक्चर को देख लें, जिससे उन्हें आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। पुराना लेक्चर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, तो आज के लेक्चर में हमने ये आज के लेक्चर में जो हमें पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। मैग्नीफिकेशन भी हमने पढ़ लिया था, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, एरियल, ये तीनों मैग्नीफिकेशन मैंने आपको बताया था। लीनियर के दो टाइप्स थे, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। अब आज उससे आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नोट। जब हम क्वेश्चंस बनाने जाएंगे तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट क्या है? देखिए, डोंट पुट द साइन ऑफ द क्वांटिटी विच इज़ टू बी डिटरमाइंड। अगर हम किसी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें किसी क्वांटिटीज़ के बारे में पूछा गया है कि आप इस क्वांटिटीज़ का वैल्यू बताओ कि कितना है, तो आप उस क्वांटिटीज़ का साइन पुट नहीं करोगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। इस बात को ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं और आपको वो गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है कि उस पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है, जिसका आपका क्वांटिटी निकालना है उसमें साइन पुट नहीं करना है। बिना साइन पुट किए ही आपका काम हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। ये आपका पहला पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में बोला क्या जा रहा है कि इफ द स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस एन इमेज m times the size of object where m is a magnification, then u, v and f are given by the following formula। देखिए, इसमें हमने इस फॉर्मूले को देखा है कि u और m और f, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। पहला फॉर्मूला हमारे पास ये है। इसमें m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्निफिकेशन को। दूसरा v का फॉर्मूला देखिए, इसमें भी m मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, f फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसमें भी हमारे पास m मैग्निफिकेशन और u अपने अपने साइन को, u किसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो तीनों रिलेशन है हमारे पास, ये तीनों रिलेशंस में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग न्यूमेरिकल। जब भी हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो जैसे हमारे पास गिवन डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग हम इस तीनों फार्मूला को यूज़ करेंगे। आप यूज कर सकते हो आप जैसे चाहो। देखो, इसमें खास क्या बात है कि इसमें u और f के बीच में रिलेशन है, m दिया होगा तो आप निकाल सकते हो। यहाँ v m और f के बीच में, यहाँ f m और u के बीच में रिलेशन है। आगे देखते हैं यूज की। अगर हम बात करें कि इस मिरर का यूज क्या होता है, तो कनकेव मिरर का यूज क्या होता है? यूज एज ए सेविंग मिरर इन सर्च लाइट, इन सिनेमा प्रोजेक्टर, इन टेलीस्कोप, ENT स्पेशलिस्ट। ENT का मतलब क्या होता है? जो आँख कान नाक के डॉक्टर होते हैं वो जनरली आपके कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। किस लिए? अंदर के पार्ट्स को देखने के लिए। जैसे कान के अंदर अगर किसी चीज़ को देखना है तो वो उस मिरर का यूज़ करते हैं। सेविंग में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा फेस अच्छे से दिखे। उसके बाद टेलीस्कोप वगैरह और सिनेमा प्रोजेक्टर में भी इसका यूज होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। तो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज होता है? तो पहला, रोड लैम्प, साइड मिरर इन व्हीकल, ETC। ये सारा जो है आपने पहले भी एप्लीकेशंस पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पढ़ना था कि जनरली हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, चाहे कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो। तो कन्वेक्स मिरर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हम उसमें क्वेश्चन एक आता था कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर होता था कॉन्वेक्स मिरर। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो दूर की चीज़ों को क्लियर दिखाता है और छोटा दिखाता है। यानी एक छोटे से मिरर में बहुत सारी चीज़ें हमें दिख जाती हैं, इसीलिए हम इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं।
रोड लैंप में भी इसका यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स का। क्यों? क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्जिंग मिरर के रूप में ये काम करता है। उसके बाद एक नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज मोर देन द कॉनकेव मिरर। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब जो व्यू ये दिखाएगा वो ज़्यादा एरिया कवर करता है कंपैरेटिवली कॉनकेव मिरर की। ये कौन? कन्वेक्स मिरर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ और पॉइंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ये ग्राफ है, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो अलग अलग ग्राफ अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें देखिए पहला जो ग्राफ हमारे पास है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रियल इमेज बाई कॉनकेव मिरर। रियल इमेज जब फॉर्म हो रहा है कॉनकेव मिरर में तो उसमें 1/v और 1/u के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए जो इमेज का फॉर्मेशन हमने देखा था उसमें कुछ चीज़ें हमने देखी थी, उन्हीं चीज़ों को मिला के ये ग्राफ को बनाया गया है। पहला कि 1/b और 1/u। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम u हमारा 0 है इस पॉइंट पे ही, तो u 0 है तो वहाँ सॉरी 1/u अगर 0 है तो वहाँ पे 1/v का वैल्यू मैक्सिमम है। और जैसे जैसे 1/u का वैल्यू डिक्रीज करता है वैसे वैसे 1/v का वैल्यू इंक्रीज करता है। वहाँ पे भी हमने देखा था कि जैसे जैसे हम u को इन्फिनिटी से लेके आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ और फोकस के तरफ, वैसे वैसे जो हमारा इमेज है वो फोकस से पहले फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जाता है, फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता है और फिर वो इन्फिनिटी पे चला जाता है। यानी अगर हम उसको u को इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो ये फोकस से दूर जाता है। पहला इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी का फोकस पे। लेकिन जैसे जैसे हम उसको आगे लेके आते हैं इमेज हमारे पीछे शिफ्ट होते जाता है। यही ये ग्राफ भी शो कर रहा है। दूसरा, वर्चुअल इमेज फाउंड बाय द कनकेव मिरर। अब वर्चुअल इमेज यहाँ पे देखिए जो नेगेटिव साइन दिखा रहा है, इन नेगेटिव ग्राफ में जो पॉइंट लिया गया है इससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें पहले से आपको ये देखिए ये नेगेटिव वाला पार्ट, तो 1/b और 1/u के बीच में ये भी ग्राफ है, लेकिन ये नेगेटिव का टर्म आ गया। यानी इस नेगेटिव के टर्म में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि u जब हमारा 1/u का वैल्यू जब 0 है, 1/u 0 कब होगा? जब वो पोल के जब u का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी u तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वर्चुअल इमेज को जो कनकेव मिरर के कारण फॉर्म होता है। तो आप उस डायग्राम को देखोगे फिर इस ग्राफ को देखोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे इस ग्राफ को बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है, तो उसमें 1/v और 1/u का ग्राफ देखते हैं। तो ये ग्राफ भी कुछ नेगेटिव पोर्शन को शो करता है, लेकिन इसमें क्या है देखिए 1/v का वैल्यू जो है वो 0 है, तब 1/u जो है वो आपका नेगेटिव आ रहा है। यानी 1/v जब 0 है और ये नेगेटिव पोर्शन इधर जो आ रहा है, ये किसकी हम लोग बात करेंगे कि 1/v कब ऐसा होता है और ये नेगेटिव। तो ये भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। देखिए इसमें ऊपर में जितने भी हमारे पास ग्राफ है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों के तीनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ये ग्राफ कितनी बार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा गया है, सो इस ग्राफ को आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। आगे अगर हम कुछ पॉइंट से बात करते हैं तो नेक्स्ट ग्राफ जो हमारे पास आ रहा है वो ग्राफ है u एंड v फॉर द रियल इमेज ऑफ ए कनकेव मिरर। इसमें देखिए इधर u को रखा गया है y एक्सिस में और यहाँ पे v को रखा गया है x एक्सिस में, और उसके बाद ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें जैसे जैसे हम लोग u हमारा पहले कहाँ पे है? 0। तो अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो u 0 पे है, तो उस समय u 0 का मतलब कि वो लगभग पोल के पास है। तो पोल के पास जब रहता है तो हमारा इमेज कहाँ बनता है? उस साइड। और ये रियल इमेज की बात कर रही है, तो रियल इमेज सॉरी पोल के पास नहीं होगा। रियल इमेज कब बनेगा? जब वो
यू हमारा फोकस पे रहता है, वहाँ से रियल इमेज बनना स्टार्ट होता है। तो यू को जब हमने फोकस पे प्लेस किया तो उसका इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ यू अगर ज़ीरो पे है तो वहाँ जहाँ यू अगर आपको ज़ीरो दिखे इसमें, वैसे तो यहाँ पे यू ज़ीरो है नहीं, ये ग्राफ यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को, ऐसे आ रहा है। तो हाइपरबोला को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें क्या दो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है इसमें देखने के लिए, इधर 2f जो होता है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहाँ पे u और v ये दोनों पॉइंट पे सेम रहता है। u और v हमें पता भी है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो उस ऑब्जेक्ट का वही पोजीशन होता है और इमेज का भी वही पोजीशन होता है। और फिर जैसे जैसे हम उसके पोजीशन को चेंज करते हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट शिफ्ट होते जाता है। वहीं ये ग्राफ भी दिखा रहा है। ये ग्राफ अप टू डाउन अगर हम लोग जाते हैं तो अप से डाउन आएंगे, तो नीचे आएंगे तो u का वैल्यू घटेगा और v का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ऐसा होता है, हमने देखा भी है उसको। नेक्स्ट हम बात करें ग्राफ बिटवीन u एंड m के बीच और वर्चुअल इमेज के बारे में इसमें। तो वर्चुअल इमेज कब बनता है ये भी ध्यान रखिएगा। वर्चुअल इमेज हमेशा कनकेव मिरर में तभी बनता है जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है फोकस और पोल के बीच में, और वहाँ यहीं पे हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है कनकेव मिरर के थ्रू। तो फोकस और पोल के बीच में प्लेस किया तब, और इसमें क्या होता है कि ये मैग्निफिकेशन जो होता है हमेशा 1 से ज़्यादा ही होता है, कभी 1 से कम नहीं होता है। इसीलिए ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 1 के ऊपर से। 1 से जैसे जैसे आप उसको धीरे धीरे यू के वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हो, मैग्निफिकेशन भी आपका इंक्रीज करता जाता है। यू के वैल्यू को इंक्रीज करने का मतलब आप उसको धीरे धीरे पीछे शिफ्ट करते जाते हो फोकस की तरफ। जब ये फोकस पे आता है तो उस समय हमें पता है कि इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। उससे पहले वाले सारे केस में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ इमेज आपका बन रहा है। और पोल और फोकस के बीच में जो हमेशा इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। नेक्स्ट ग्राफ ये कन्वेक्स मिरर का बता रहा है, वर्चुअल। इसमें भी आप ये चीज़ देखो कि m जो है वो 1 से नीचे जा रहा है, 1 से ऊपर नहीं जा रहा है, यानी इसके जस्ट अपोजिट ये ग्राफ बन रहा है। m का वैल्यू यानी जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा 1 से नीचे रह रहा है। u स्टार्टिंग में जब u 0 है यानी जस्ट पोल के पास है तब उस समय मैक्सिमम है मैग्निफिकेशन। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे u के वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा m का वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो ये इस ग्राफ को अगर हम लोग ध्यान रखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर, हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। सो ये 6 ग्राफ जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है मेडिकल के एग्ज़ाम में और जेईई मेन के एग्ज़ाम्स में। इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बहुत सारे। अब आते हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं जो हमें नॉमरिकल्स बनाते समय काफ़ी हेल्प करने वाला है। टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट है, पूरे रिफ्लेक्शन का एक तरह से हम ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट है पूरे रिफ्लेक्शन के लिए। तो इन कॉन्सेप्ट को तो आपको एकदम याद ही रखना है एनी हाउ, चाहे कैसे भी हो जाए। इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करना है तो। चलिए इन कॉन्सेप्ट को भी एक बार देख लेते हैं, बोर नहीं होना है, ध्यान से पढ़ते रहिए बीच बीच में। अगर बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा इधर उधर करके फिर पढ़ते रहिए। इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में हमें देखिए पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ मिरर मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्या कहने का मतलब हुआ कि जो फोकल लेंथ होता है वो मिरर का इंडिपेंडेंट है मटेरियल से, वो किस मटेरियल से बना है इस पे उसका फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करता। यानी कभी कभी हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने इस मटेरियल से इसको बनाया तो फोकल लेंथ में क्या असर पड़ेगा, या मटेरियल को चेंज कर दिया तो क्या असर पड़ेगा, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को आप देख के ही टिक कर सकते हो कि मटेरियल के चेंज करने से फोकस पे कोई चेंजेस
नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट, किस मीडियम में हम लोग रख रहे हैं उस पे भी फोकस का कोई असर नहीं पड़ता। आप अगर किसी मीडियम में रख रहे हो उसको तो उससे भी फोकस आपका चेंज, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। दूसरा, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, क्या इंसिडेंट लाइट उस पे आ रहा है उसके वेवलेंथ से भी इसका कोई असर नहीं पड़ता। यानी इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है, मीडियम, वेवलेंथ और मटेरियल, इन पे फोकस का कोई असर नहीं पड़ता, फोकस इनसे चेंज नहीं होता है। किसका? मिरर का। डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस पावर, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ये वाले। डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस पावर ऑफ ए मिरर डज नॉट चेंज विद द चेंज इन मीडियम। एक मिरर की कैपेबिलिटी कि वो कितने लाइट को डाइवर्ज करेगा या वो कितने लाइट को कन्वर्ज करेगा, वो भी इस बात से चेंज नहीं करता है कि अगर हम उसके मीडियम को चेंज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चेंज करेगा। आप किसी भी मीडियम में रख दो, चाहे उसको आप वाटर में रखे हो, चाहे उसको आप एयर में रखे हो, चाहे आप उसको वायल में रखे हो, मीडियम आपने चेंज किया बट उसकी डाइवर्जिंग कैपेबिलिटी एंड कन्वर्जिंग कैपेबिलिटी चेंज नहीं करेगी। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ v नॉट टुवर्ड ए स्फेरिकल मिरर along its axis, then speed of image away from the mirror is this much। मतलब ये एक स्पीड का रिलेशन है। हमें पता है कि v जो होता है, v और u में क्या रिलेशन होता है, या u और v के बीच में हम एक रिलेशंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया कि जो वेलोसिटी vi रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज की वेलोसिटी को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को। तो ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी वैसे तो एक दूसरे के अपोजिट होती है। आप ऑब्जेक्ट को इमेज की तरफ लेके आओगे, सॉरी, ऑब्जेक्ट को आप मिरर की तरफ लेके आओगे तो इमेज मिरर से दूर जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आया है। तो यहाँ पे वी आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज की वेलोसिटी को, और वी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, और एफ बाई यू माइनस एफ का होल स्क्वायर ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्निफिकेशन को। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आई इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी नॉट विथ यहाँ पे माइनस साइन। तो यहाँ पे बीच में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में आ जाएगा एक माइनस का साइन। तो ये वी नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट, इमेज, ऑब्जेक्ट और मैग्निफिकेशन, इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बता रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम द फोकस टू इन्फिनिटी एट ए कांस्टेंट स्पीड, फोकस से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, द इमेज विल मूव फास्टर इन द बिगिनिंग एंड स्लोअर लेटर ऑन टुवर्ड द मिरर। इसमें क्या होगा कि जब हम फोकस से ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, तो उसको हम कांस्टेंट से लेके जा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपका जो इमेज होगा वो स्टार्टिंग में वो फास्ट वेलोसिटी से मूव करेगा मिरर की तरफ, और बाद में धीरे धीरे वो स्लो हो जाएगा। देखिए इसका रीज़न क्या हो सकता है, इस फॉर्मूला से हम लोग देखें। फॉर्मूला में अगर हम देखते हैं तो फॉर्मूला क्या बता रहा है कि वी आई जो है एफ बाई यू माइनस एफ का होल स्क्वायर वी नॉट है। तो वी नॉट तो हमने फिक्स रखा, वेरिएबल क्या है यू, एफ फिक्स है। तो जब हम उसको धीरे धीरे फोकस से इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे तो पहले तो u बढ़ेगा, तो u बढ़ेगा तो u माइनस एफ, और f बाई यू माइनस एफ का वैल्यू जो होगा पहले 1 तक आएगा, फिर 1 के बाद ये वैल्यू 1 से कम होता चला जाएगा। जब 1 से कम होता चला जाएगा तो धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज करने लगेगी। जब तक ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तब तक वेलोसिटी फास्ट होगी, और जब ये 1 से कम होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगी। तो इसी से ये कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो आगे बोला गया है कि एज एवरी parts of a mirror form a complete image. If a part of the mirror is obstructed, full image will be formed by but intensity will reduce. इसमें देखिए कि एक पार्ट को हमने उसको इस वाले पार्ट को मान लीजिए obstruct कर दिया, ढक दिया, तब भी हमारा इमेज जो है वो फुल फॉर्म होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगा, इंटेंसिटी जो होगी इमेज की वो डिक्रीज कर जाएगी। ये बहुत सारे एग्जाम्स में मेडिकल में पूछा गया है। 2003-2002 के समय में इसको पूछा गया था डायरेक्ट। मेडिकल में इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, जेईई मेन में भी कभी कभी मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जाता है कि कैन ए कन्वेक्स मिरर फॉर्म ए रियल इमेज, क्या कन्वेक्स मिरर किसी रियल इमेज को फॉर्म कर सकता है? तो आंसर क्या होगा, यस। डिस्टेंस ऑफ ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज लेस देन फोकल लेंथ। एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा अगर फोकल लेंथ से कम है तो हमारे पास रियल इमेज फॉर्म होगा, किसके थ्रू, कॉन्वेक्स के थ्रू। कब, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिया। रियल ऑब्जेक्ट के केस में कभी ऐसा फॉर्म नहीं होगा, ये हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में ही फॉर्म होगा। अभी कुछ कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे कि कैसे इसके न्यूमेरिकल को हम अटेम्प्ट करते हैं, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। पहले एग्जांपल्स को मैंने लिया हुआ है। इस एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि एक कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f फॉर्म एन इमेज which is 1 by n times the object, the distance of the object from the mirror। मतलब ये जो 1 by n टाइम जो आपको दिया हुआ है ये वाला टर्म, ये एक तरह से हमें मैग्निफिकेशन का वैल्यू दे दिया। तो गिवन डाटा में अगर हम देखें तो मैग्निफिकेशन पता है, फोकस पता है, हमें बताना है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यू हमें फाइंड आउट करना है तो क्या दिक्कत है यार, यू तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल फार्मूला। मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाया हमने, एफ बाई एफ माइनस यू, और यहाँ से हमें मैग्निफिकेशन पता है, और ये कैसा है, 1 बाई एन टाइम्स द ऑब्जेक्ट, और कन्वेक्स मिरर जो है एन इमेज विच इज़ 1 बाई एन टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा हमारा जो इमेज होगा वो कैसा फॉर्म होगा, वर्चुअल फॉर्म हो रहा है, तो वर्चुअल फॉर्म होगा तो हम इसको m को पॉजिटिव रख रहे हैं। दूसरा, फोकल भी इसका पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका फोकस किधर लाई करता है, तो कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो इसका फोकस हमेशा राइट साइड में लाई करता है, और राइट साइड में लाई करेगा जिसके कारण ये पॉजिटिव होगा। तो इसको पॉजिटिव ले लिया और फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमारे पास मिल जाएगा यू का वैल्यू। दैट्स इट, दैट विल बी द आंसर 1। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल है, प्लेस्ड 1 मीटर फ्रॉम द concave spherical mirror which has a radius of curvature of 20 centimeter, the size of the image। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर दिया हुआ है मिरर का, तो आर दिया है तो एफ निकाल लेंगे, और क्या दिया हुआ है कि स्फेरिकल मिरर 1 मीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर, 1 मीटर पे इसको रखा गया है, यानी यू दे दिया, और ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है। मतलब हमारे पास सारे डाटा दिए हुए हैं। फिर इसमें भी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाएंगे। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इमेज बाय ऑब्जेक्ट साइज। तो इमेज साइज, ऑब्जेक्ट साइज आपको दिया है, इमेज साइज नहीं दिया हुआ है, इमेज का साइज ही पूछा जा रहा है। एफ पता है, यू आपको दिया है कि नहीं, हाँ यू दिया हुआ है, एफ पता है आपको, एफ क्या हो जाएगा, आर बाई 2। तो यहाँ आर बाई 2 से हमने एफ निकाल लिया और सारे वैल्यूज को पुट किया, तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू आ गया आई का। साइन कन्वेंशन यहाँ पे भी ले ले रहे हैं, तो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा हम ऊपर रखते हैं, ये होता है हमारा कनकेव मिरर, कुछ इस तरह का। ऑब्जेक्ट को हम ऊपर रखते हैं तो ये साइन कितना होगा इसका, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन आपको पढ़ाया है, ऊपर का पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव, इधर का ये पॉजिटिव और इधर का ये नेगेटिव। उसी साइन कन्वेंशन को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर ले रहे हैं, और साइन कन्वेंशन यूज़ करने के बाद फिर फोकस को भी, कनकेव है तो कनकेव में हमेशा ध्यान रखिएगा फोकस नेगेटिव होगा, क्योंकि कनकेव में फोकस किधर लाई करता है, ये हो गया
इधर आता है फोकस, तो इधर फोकस आ गया इस साइड के इधर, तो इसलिए ये भी नेगेटिव। फिर डाटा को हम फॉर्मूला पे पुट करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मतलब इससे जो इजी वे के प्रॉब्लम जो पूछे जाते हैं वो फार्मूला पुटिंग होते हैं, जिसको हम लोग इजीली सॉल्व कर लें। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। इसमें आपको इमेज का लेंथ पूछा गया है कि लेंथ ऑफ इमेज कितना होगा। सेम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेंथ ऑफ इमेज हम लोग निकाल लेंगे, और कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, साइन आपको ध्यान रखना है प्लेस करते हुए। इसमें द लेंथ ऑफ द इमेज, ये जो हो गया, ये जो हमने देखा, ये एक तरह से लीनियर, ये एक्सियल मैग्नीफिकेशन का क्वेश्चन है जिसमें लेंथ की बात कही जा रही है। ये जो था हमारे पास लेटरल मैग्नीफिकेशन, और ये एक्सियल, उसी एक्सिस के अलाउंग रखा गया है ऑब्जेक्ट को। इसको ऐसे देख सकते हो, ये मिरर है ये, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी के अलोंग इसको रखा गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं। और ये दोनों 1D का क्वेश्चन है। 13 में बात करते हैं, तो 13 में क्या होगा, ए कन्वेक्स मिरर हैज ए फोकल लेंथ एफ, ए रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ एफ इन फ्रंट ऑफ इट फॉर्म फ्रॉम द पोल प्रोड्यूसेस एन इमेज एट। देखिए, कन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ एफ दिया हुआ है, और एक रियल ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं एट ए डिस्टेंस एफ इन फ्रंट ऑफ इट, उससे एफ के डिस्टेंस पे हम एक रियल ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दे रहे हैं। द पोल प्रोड्यूसेस एन इमेज, पोल जो है वो कहाँ पे इमेज प्रोड्यूस करेगा, तो सारा कुछ दिया हुआ है। u का वैल्यू हम f के जगह पे पुट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि v क्या होगा, कहाँ पे उसका इमेज प्रोड्यूस होगा। तो ये सारा सिंपल न्यूमेरिकल्स है, आप इसको एक बार देख लेना। मैं यहाँ पे इसको दे दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इस न्यूमेरिकल्स को लगा लेना। किसी भी न्यूमेरिकल्स में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हो, उस न्यूमेरिकल्स को मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा, बट आप इस न्यूमेरिकल्स को एक बार देखना ज़रूर, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब थोड़ा आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये जो 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है, 15 नंबर एग्जाम्पल में यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन हम लोग यूज़ करेंगे वो मैग्नीफिकेशन हमारे पास 2 डायमेंशन का मैग्नीफिकेशन होगा, यानी सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशनल फिगर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का डायमेंशन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ हमने जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाया वो 2 डायमेंशन का फॉर्मूला लगाया, और उसके बाद हमें पूछा क्या जा रहा है इसमें कि एरिया इनक्लोज बाय द इमेज ऑफ वायर, इस इमेज ऑफ वायर के थ्रू कितना एरिया इनक्लोज किया जाएगा उसको आपको बताना है। एक स्क्वायर है, उसको प्लेस किया गया है इतना डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर पे, यू दिया है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ भी आपको दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, center of the square is at the axis of the mirror and the plane is normal to the axis, the area enclosed by the image of the wire, आपको बताना है कि एरिया कितना इनक्लोज करेगा वो वायर, जो इमेज ऑफ द वायर, वायर का जो इमेज फॉर्म होगा वो। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगाया, ए आई बाई ए नॉट, ए आई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज के एरिया को, और ए नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट के एरिया को। मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, डायरेक्ट हमारा काम हो जाएगा। सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, बहुत फास्ट बन जाएगा, छोटा बच्चा भी इसको बना सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते, छोटा बच्चा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 16 नंबर में भी कनकेव मिरर फोकल लेंथ दिया हुआ है, उसको कहाँ प्लेस कर दिया गया, वाटर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया, बच्चा तो आंसर दे देगा। अभी हमने क्या पढ़ा था कि आप किसी भी मिरर को कहीं पे भी प्लेस कर दो, उसके फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो आंसर क्या होगा इसका, 10 है फोकल लेंथ, 10 ही रह जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि कैंडल फ्लेम 3 सेंटीमीटर is placed at a distance of 3 meter from a wall. How far from the wall must a concave mirror be placed in order to that it may form an image of the flame 9 centimeter high on the wall? इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। बोला गया है कि एक फ्लेम है, और उस फ्लेम को रखा गया है, फ्लेम का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको फ्रॉम द वॉल 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस फ्लेम का जो
हाइट कैंडल ऑफ द फ्लेम 3 सेंटीमीटर प्लेस। हाँ, क्या इस फ्लेम का हाइट भी 3 सेंटीमीटर है और 3 मीटर के डिस्टेंस है, सॉरी 3 मीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर नहीं, 3 मीटर के डिस्टेंस पे वाल से इसको प्लेस किया गया है। आपको बताना है कि हाउ फार वाल मस्ट ए कनकेव मिरर बी प्लेस्ड, मतलब उस वाल से कितने डिस्टेंस पे हम एक कनकेव मिरर को प्लेस करें कि हमें जो इमेज फ्लेम का मिले वो 9 सेंटीमीटर हाई का मिले, किस पे, वाल पे। तो 9 सेंटीमीटर हाई का मिलने के लिए एक तरह से हमें मैग्निफिकेशन दे दिया, क्योंकि इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट करके हम लोग मैग्निफिकेशन यूज़ कर लेंगे। अब जब आप मैग्निफिकेशन निकालोगे तो ध्यान रखना कि यहाँ पे कनकेव मिरर दिया हुआ है और कनकेव मिरर में और इमेज का जो हाइट होगा वो हमेशा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि इमेज जो बनेगा वो नीचे बनने वाला है, इमेज ऊपर आपका नहीं बनने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन इसमें नहीं दिया हुआ है। और वो फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, माइनस भी बाई यू। तो ये माइनस भी बाई यू, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और यहाँ से हमें भी दिया हुआ है कि कहाँ पे चाहिए, एक्स पे चाहिए। हमें ये दिया हुआ है कि कैंडल से यहाँ का डिस्टेंस, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कि दीवार से कैंडल का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, टोटल को हमने एक्स लिया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे 3 मिसिंग है, एक्स माइनस थ्री। कौन सा डिस्टेंस, यू का वैल्यू, यू कहाँ से कहाँ तक, पोल से लेके ये कैंडल तक के डिस्टेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ये वाला, ये हो जाएगा x माइनस थ्री। तो इस डिस्टेंस को हम लोग ले लेंगे और हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि कनकेव मिरर of focal length 10 centimeters is used to obtain the image of the sun which is subtend an angle 30 degree. The diameter of the image of the sun will be। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसको देखिए, इसमें थीटा एंगल बन रहा है। तो अगर हम इसको सिंपल इस लॉजिक से देखें कि यहाँ पे ऐसा कुछ कर्व है और यहाँ पे, तो ये हमें पता है कि ये अगर थीटा है और ये इसका हमें वैल्यू निकालना है एल और ये आर है, तो एल कितना हो जाता है, आर थीटा, एल हो जाता है हमारा आर थीटा। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, ये एफ है, इसको भी हमने अप्रॉक्सीमेटली सेम मान लिया एफ, तो डी का वैल्यू हो गया एफ इंटू थीटा, और डी का वैल्यू जो एफ इंटू थीटा हो गया यहाँ पे, डायमीटर डी मतलब ये आर्क की बात कर रहे हैं, तो डी डायमीटर आर्क ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका वैल्यू हमने ले लिया एफ इंटू थीटा, एफ इंटू थीटा हो गया। तो अब हम एफ की बात करते हैं, तो एफ इसमें हमें दिया हुआ है, कितना दिया, 100। थीटा का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो काम हो जाएगा। थीटा कितना दिया हुआ है इसमें, थीटा आपको यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, तो उसको हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं, कन्वर्ट कर ले रहे हैं किस में, रेडियन में, और उसके बाद इसको सेंटीमीटर में निकाल दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये दोनों क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक थिन रड है जिसका थिन rod of length f by 3 lies along a axis of a concave mirror of a focal length f. One end of its magnified image touches an end of the rod. The length of the image पूछा जा रहा है कि length of the image क्या होगा, और वन इंड उसको टच कर रहा है। तो कुछ पहले हमने इसका डायग्राम बना लिया और वन इंड सी पॉइंट को ऑब्जेक्ट से टच करा दिया, सी को ऑब्जेक्ट से टच करा दिया, सारा डाटा आपको दिख रहा है। यू का वैल्यू हमने क्या ले लिया, टोटल देखा जाए तो ए से लेके पी तक का जो वैल्यू है वो यू का वैल्यू है, तो यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा, टोटल तो 2f है, तो 2f माइनस 2f, और इसका जो लेंथ है ऑब्जेक्ट का वो दिया हुआ है f बाई 3, तो इसलिए u को हमने क्या ले लिया यहाँ पे, ये आपको u दिख जाएगा यहाँ पे, ये जो u हमने निकाला इस पॉइंट पे, तो u कितना हो जाएगा 2f माइनस एफ बाई 3, क्यों, क्योंकि ये लेंथ हमें दिया हुआ है और ये लेंथ हमें कितना दिया, ये लेंथ हमें दिया हुआ है
f/3, तो यहाँ से u निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दिया है कितना 2f, तो u मिल गया, तो ये f/3 हो गया। अब ये u हमें मिल गया और ये AC हमें जो है वो है v। तो आगे चलिए देखते हैं हम। तो u तो हमने निकाल लिया, f हमें पहले से पता है, f के फॉर्म में हमें v निकालना है, तो फिर फॉर्मूला में हमने पुट किया और यहाँ से v निकाला है, v आ गया हमारा -5/2f। तो ये तो हो गया v, कहाँ से, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, लेकिन हमें चाहिए लेंथ ऑफ इमेज। तो लेंथ ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे जी, v पता चल गया। और हमें ये भी तो पता है कि अगर हम इसको इस पॉइंट को पोल मानते हैं तो P, इसको अगर हम मान लेते हैं तो PC, P से C का डिस्टेंस पता है 2f। तो हमने क्या किया कि जो V आया ये इसमें से 2f को माइनस कर दिया, तब हमें A' का वैल्यू मिल गया, A' का वैल्यू मिल गया, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि कनकेव मिरर है प्लेस्ड एट हॉरिजॉन्टली टेबल विथ its axis directed vertically upward. Let O be the pole of the mirror and see its center of a curvature. A point object is placed at the C. It has the real image also located at the C. If the mirror is now filled with a water, then the image will be, देखिए मिरर को वाटर के साथ फिल कर दिया गया है, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड लोकेटेड एट द पॉइंट C एंड O। देखिए तो इसमें ऑब्जेक्ट को C पॉइंट पे रखा गया है, लाइट जा रहा है, और जब हम इसको किसी वाटर से फिल कर दे रहे हैं तो क्या बनेगा इमेज, वो हमें देखना है। तो ये जो मिरर है वो इसमें ये देखिए कि हमने इसको C पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है जब कुछ भी नहीं होता है। तो बट यहाँ वाटर फिल कर दे जिसके कारण डेविएशन हो जाएगा और वो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले ही बन जाएगा, बट वो रियल होगा और C और O के बीच में बनेगा। आगे एक ट्रिकी एग्जांपल है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या खास बात है। तो ये लास्ट दो क्वेश्चन को और हम लोग देखते हैं, फिर इसको क्लोज किया जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। तो इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि एक पहले से हमारे पास मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर ये वाला, और दूसरा एक और हमने यहाँ पे प्लेन मिरर को प्लेस कर दिया है 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट से। तो बताना ये है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर विल बी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा मिरर का, कौन से मिरर का, जो हमारे पास ये कन्वेक्स मिरर प्लेस किया गया है। बाकी सारा डाटा दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, और ये भी दिया हुआ है कि प्लेन मिरर से 30 सेंटीमीटर पे है और कन्वेक्स मिरर से 50 सेंटीमीटर पे है। तो इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है कि नो पैरेलल बिटवीन द इमेज फाउंड बाय द टू मिरर, कोई भी पैरेलल इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है इस दोनों जो भी हमारे पास मिरर दिया है उससे। इसका मतलब क्या है कि जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है, चाहे वो पैरेलल प्लेन मिरर के कारण हो या इस कन्वेक्स मिरर के कारण, दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जा रहा है। तो ये जब सुपर इम्पोज हो जा रहा है दोनों, तो एक ही इमेज की तरह हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। और हमें प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ पता है कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट को जितना आगे आप प्लेस करोगे इमेज उतना ही पीछे बनता है। तो उस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो 30 सेंटीमीटर आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका मतलब 30 सेंटीमीटर पीछे इमेज बनेगा। तो 50 टोटल दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस 50 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 हो गया, तो पीछे वाला और कितना हो जाएगा 30, यानी बीच का जो गैप हो जाएगा वो 10 हो गया। तो ये जो 10 हो गया, अब हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे और ये सारा डाटा यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए हमने क्या कर दिया कि v का वैल्यू हमें मिल गया कि मिरर से v कहाँ पे फॉर्म हो रहा है 10 सेंटीमीटर पे, तो 10 यूज़ कर लिया, f हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने f निकाला, f निकालने के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने निकाल लिया। इंपॉर्टेंट क्या था ये जानना कि वो दोनों इमेज एक ही जगह पे फॉर्म हो रहा है और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना था। दूसरे में क्या बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है
कि ये कन्वर्जेंट लाइट है और यहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही जगह पे है, दोनों एक ही जगह पे है, यानी ऐसा हो सकता है कि वो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो हम इजीली इसका फोकस निकाल लेंगे r/2 करके, क्योंकि हमें इसमें ये चीज़ दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है कन्वर्जिंग मिरर सो दैट द कन्वर्ज टू द डिस्टेंस 12 फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। पोल क्या वो कन्वर्ज कहाँ पे हो रहा है ये हमें दिया हुआ था, कन्वर्ज जो जहाँ पे वो कन्वर्ज हो रहा है इमेज भी वहीं पे फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इसको भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को हमने देखा, इन सारे न्यूमेरिकल्स को आपको अपने से भी पहले प्रैक्टिस करना है, और कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हो कमेंट, और मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा या मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। सारे न्यूमेरिकल्स को कर लीजिए, जितना हमने थ्योरी पढ़ा उसको ध्यान से पढ़ते रहिए। मेडिकल्स और जेईई मेन के लगभग सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। एडवांस के लिए मैं अलग से लेक्चर अपलोड कर दूंगा और जो डेरिवेटिव पार्ट है उसको भी अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। जो क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल एनालिसिस की जहाँ तक की बात है उसके लिए भी कुछ और वीडियोस मैं अलग से डालूंगा, जिसमें मैं नीट के बारे में, नीट के जो आए हुए क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करूंगा। बोर्ड में किस तरह के डेरिवेशंस आते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड, और एडवांस में कैसे क्वेश्चन आते हैं उन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। ये लेक्चर आपको एक ओवरव्यू अच्छा से दे देगा, जो बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे वो बन जाएंगे। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के लिए हम लोग फिर से एक बार देखेंगे और मैं वो सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। डेरिवेशन जो हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं 12th के, उसको भी अलग से डिस्कस करूंगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका भी फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होगा, उनको भी कुछ चीज़ें फ्री में ये कंटेंट मिल जाएगा। ऐसे कंटेंट आपको फ्री में बहुत कम अवेलेबल होंगे, जो भी होंगे थोड़ा बहुत इधर का थोड़ा बहुत उधर का होता है, एक फ्लो में हम लोग पढ़ते जाएंगे। और आगे जितने भी वीडियोस आएंगे और जितना भी आपको अपडेट दिया जाएगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्सक्राइब करके इस तरह के वीडियोस को आपके अपने सर्किल में जो भी बच्चा इस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है उससे शेयर करते रहना है, जिससे कि आप लोग एक दूसरे से डिस्कस भी करो, और नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे टाइम टू टाइम, और आप उस लेक्चर को देखते रहो। होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो और आप इस लॉकडाउन का अच्छे से फ़ायदा उठाओ, अच्छे से पढ़ो और अपना रैंक गेन करो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। एंजॉय करो, मस्ती से पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।